हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे हिंदी ग्रामर की एक टॉपिक अवयव के बारे में। और अवयव से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अवयव को इंग्लिश में इंडिसिबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवयव को इंग्लिश में इंडिसिबल कहा जाता है। देखिए अवयव होता क्या है। अवयव या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अवयव को ही क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। उसका अन्य नाम क्या है? अविकारी। अब देखिए, अविकारी का मतलब होता है कि उसका जो वाक्य में शब्द प्रयोग हो वो किसी लिंग, वचन या कोई पुरुष द्वारा क्या प्रभाव उस पर ना पड़े। या अवयव का मतलब होता है कि कोई लिंग, वचन, पुरुष द्वारा उस पर प्रभाव ना पड़े। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत, भारी, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे, और, तथा, लेकिन, धन्यवाद, ये सब क्या है? कुछ अवयव है। क्या है? कुछ अवयव है। आइए हम आगे एग्जाम्पल द्वारा इन अवयव के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण वहाँ जैसे में लिखा है कि मैं बहुत खाता हूँ। क्या है? एक वाक्य दिया गया है कि मैं बहुत खाता हूँ। तो मैं जो है, देखिए, खाता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। मैं जो होता है क्या आता है? उत्तम पुरुष के एक वचन का पुल्लिंग में मैं शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पर जो बहुत है वो क्या है? एक प्रकार का अवयव है। ठीक है। तुम बहुत खाती हो, तुम खाती हो, तो तुम जो होता है वो मध्यम पुरुष का क्या होता है? बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप होता है। क्या होता है? बहुवचन का स्त्रीलिंग रूप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत अव्यय या अविकारी हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि देखिए सेंटेंस के अनुसार मैं खाता हूँ, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार तो चेंज हो रहा है शब्द। यहाँ पर तुम के अनुसार स्त्रीलिंग आ गया, यहाँ पर मैं के अनुसार पुल्लिंग आ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, इसलिए जो बहुत है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अवयव हो जाएगा। क्योंकि ये किसी लिंग, पुरुष, यहाँ पर लिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है, यहाँ पर स्त्रीलिंग हो रहा है, और कोई क्रिया के अनुसार क्या होता है? इसका वचन चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको अवयव कहा जाता है। अब देखिए अवयव के कुछ भेद होते हैं। अवयव के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। 4 होता है। तो पहला होता है क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। दूसरा होता है संबंध बोध, जिसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। तीसरा होता है समुच्चय बोध, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। चौथा होता है विस्मयादि बोध, जिसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो आइए हम लोग पहले नंबर से समझते हैं। देखिए पहला नंबर क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ये सिर्फ क्रिया विशेषण क्या करता है? सिर्फ क्रिया की विशेषता बतलाता है, किसी अन्य शब्दों का विशेषता नहीं बतलाता है। यहाँ पर जैसे में लिखा गया है, यहाँ पर जैसे में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या, ये सब क्या है? ये सब क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। जैसे में एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि राम अब खा रहा है। यहाँ पर जो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वाक्य में, ये क्रिया विशेषण है। यहाँ अब क्रिया विशेषण है क्योंकि यह खा रहा है क्रिया की क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। और हम लोग जानते हैं कि क्रिया विशेषण का कार्य क्या होता है? विशेषण का कार्य होता है किसी वाक्य में किसी शब्द का विशेषता बतलाना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि क्रिया विशेषण क्या करता है? किसी क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ पर खा रहा है, खा रहा है क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? एक क्रिया है, जिसका विशेषता क्या कौन बतला रहा है? अब बतला रहा है। इसीलिए अब जो यहाँ पर होगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद। और परीक्षाओं में पूछता है कि अवयव के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? 4 भेद होते हैं। और उसके अंतर्गत पहला क्रिया विशेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला क्रिया विशेषण का मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला होता है स्थानवाचक, दूसरा होता है रीतिवाचक, तीसरा होता है कालवाचक, दूसरा होता है कालवाचक, तीसरा होता है रीतिवाचक, और चौथा होता है परिमाणवाचक। अब हम लोग एक एक क्या करेंगे? एक एक को डिफाइन करेंगे और एक एक के परिभाषाओं के साथ इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थानवाचक के बारे में। ठीक है। स्थानवाचक क्या बोलता है कि जो शब्द क्रिया यानी कि वर्ब के स्थान, पोजीशन की स्थिति क्या कर स्थिति, पोजीशन एवं दिशा, डायरेक्शन का बोध कराए, उसे स्थानवाचक कहते हैं। आइए एक बार और देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दिशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्या होता है कि किसी जगह या स्थान का बोध होता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे में यहाँ,
उधर, यहाँ उधर, वहाँ यही वही, बाहर भीतर इधर उधर, आगे पीछे क्या है, इन सभी से, इन वर्डों से स्थान का बोध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह यहाँ रहता है, स्थान की स्थिति का बोध। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो क्या रहा है, हम उसको डायरेक्शन से बता रहे हैं कि वह वहाँ रहता है, तो वहाँ रहता है कहने का मतलब क्या है कि वो उस स्थान को क्या करता है, उस स्थान पर वह निवास करता है, यानी कि रहता है। ठीक है, अब देखिए, सड़क के बाएं चलो, यहाँ पर एक वाक्य दिया है, सड़क के बाएं चलो। यहाँ पर स्थान की दिशा का बोध कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो स्थान यानी कि सड़क पर चल रहा है, तो उसको बोला जा रहा है कि बाएं तुम चलो, यानी कि उसको डायरेक्शन का क्या करा है, बोध कराया जा रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया है, तो डायरेक्शन का क्या कराया जा रहा है, बोध कराया जा रहा है, किसी स्थान का बोध कराया जा रहा है, तो उसको हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, प्रातः, तुरंत, पहले, आजकल, दिन भर, इनसे क्या हो रहा है कि इसी अवधि का, किसी समय का, किसी बारंबारता का बोध हो रहा है। यहाँ पर वाक्य कुछ दिए गए हैं जिसके माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। तो दिया है कि मिस्टर जॉन आजकल खेल रहे हैं, यानी कि मिस्टर जॉन क्या कर रहे हैं, आजकल कोई खेल खेल रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रिया की अवधि का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। यहाँ पर आप रेड पेन से देख रहे हैं, जो रेड पेन से नीचे सर्कल दिया गया है, ये क्या है, आजकल जो है एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। इससे क्या हो रहा है, अवधि का बोध हो रहा है कि आजकल का समय है जो वो किसके, मिस्टर जॉन के खेलने का समय है। ठीक है, अब देखिए, श्री राम अभी जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए श्री लगाया गया है, तो श्री राम अभी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग नीचे रेड लाइन से देख रहे हैं, ये अभी क्या है, एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया के समय का बोध क्या करा रहा है, ये करा रहा है। यहाँ पर जाना एक क्रिया हो गया, उसके पहले हम लोग अभी का प्रयोग किए हैं, तो क्रिया के समय का क्या करा है, ये बोध करा है कि वो कब जा रहा है, तो अभी जा रहा है। कोई व्यक्ति है राम, वो कब जा रहा है, तो अभी जा रहा है, ये समय का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। अब देखिए, मोहम्मद रहीम प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, क्रिया की बारंबारता का बोध, यानी कि बारंबारता का मतलब होता है बार बार रिपीटेशन। ठीक है, तो मोहम्मद रहीम जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। कुछ भी पढ़ सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कुछ भी, उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दिखाया गया है कि मोहम्मद रहीम क्या कर रहे हैं, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया की बारंबारता का बोध कराया गया कि क्रिया जो हो रही है वो क्या हो रही है, बार बार एक ही क्रिया हो रही है, प्रतिदिन पढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे समझते हैं हम लोग। 3 नंबर हम लोग का आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसका डिफिनीशन बोलता है कि जिस शब्द से क्रिया के प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध आदि का बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे में देखिए, ऐसे, वैसे, कैसे, शायद, अवश्य, ना, नहीं, मत, तो भी, ये सब जो शब्द आप लोग वर्ड देख रहे हैं, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को समझने के लिए हमको कुछ वाक्यों को देखना पड़ेगा, तो आइए उन वाक्यों को देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि वह ऐसे लिखता है, क्रिया के प्रकार का बोध। यहाँ पर एक प्रकार बताया जा रहा है कि वो कैसे लिखता है, तो वो ऐसे लिखता है। किसी पेन से मान लीजिए ऐसे लिखता हो, उसका आदत हो किस ऐसे लिखने का, किसी व्यक्ति का मान लीजिए आदत हो ऐसे लिखने का, तो उसके क्रिया में क्या हो रहा है, उसके प्रकार का बोध कराया जा रहा है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे लिख रहा है। ठीक है, 2 नंबर देखिए, वह शायद जाए। यहाँ पर एक वाक्य है जिसमें क्या हो रहा है, अनिश्चय का बोध कराया जा रहा है कि वो किसी व्यक्ति के बारे में वह शायद जाए, वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चय का बोध करा रहा है। तो इसलिए जो वाक्य में ये शायद प्रयोग हुआ है यहाँ पर, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए, मैं नहीं खेलूँगा, यहाँ पर निषेध का भाव है। निषेध का मतलब होता है नहीं, नहीं के अर्थ में क्या किया जाता है, निषेध का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के निषेध का बोध हो रहा है कि मैं नहीं आज खेलूँगा, यानी कि मुझे कार्य करने का, मुझे खेलने का मन नहीं है। तो जहाँ पर निषेध का भाव प्रकट होता है वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चौथे आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा आदि का बोध हो, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण से ही आपको अनुमान लगा लेना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वस्तु कम
मापी जाती है, कोई अधिक मापी जाती है, उसकी तुलना या मात्रा की क्या कराया जाता है, परिमाण से बोध होता है। लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण है तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होगा। जैसे में यहाँ पर लिखा है इतना, उतना, जितना, कितना, थोड़ा, केवल, काफ़ी, ये जो वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये इससे क्या हो रहा है, इससे किसी ना किसी तरीके से परिमाण का बोध हो रहा है। जैसे उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं कि वह थोड़ा खाता है। यहाँ पर न्यूनता का बोध होता है, कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है या लड़की, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो क्या होता है, वो थोड़ा खाता है, उसके न्यूनता यानी कि सबसे कम मात्रा का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। वो बहुत पढ़ता है यानी कि उसकी अधिकता का बोध हो रहा है कि वो क्या करता है, बहुत पढ़ता है। मोहन कितना सोता है, यहाँ पर तुलना का बोध हो रहा है कि किसी व्यक्ति का सोने का समय 8 घंटा होता है, लेकिन मोहन कितना सोता है, 10 घंटा सोता है, 12 घंटा सोता है, 5 घंटा सोता है। तो उस समय से क्या हो रहा है, उसका तुलना किया जा रहा है। अब देखिए किस क्रिया विशेषण को शॉर्टकट में समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिया विशेषण वाक्य में स्थान एवं क्रम को समझ लेंगे। शॉर्टकट में क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का मूल कार्य क्या है, इसको समझने के लिए हम आइए देखते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बतलाना। जो क्रिया विशेषण होता है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सिर्फ क्रिया की विशेषता बताना। क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों या पदों का विशेषता नहीं बतलाता। अभी मैंने पीछे ही बताया था आपको कि जो क्रिया विशेषण होता है वो वाक्य में किसी अन्य शब्दों का या पदों का पदों का विशेषता नहीं बतलाता है। वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ क्रिया की विशेषता को बतलाता है। ठीक है, जो क्रिया विशेषण है। अब इसको कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए वाक्य दिया गया है कुछ। यहाँ पर वाक्य द्वारा हम समझेंगे कि लड़के बहुत खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, लड़के जो है वो बहुत खा रहे हैं। यहाँ पर जो आप बहुत इस वाक्य में देख रहे हैं, बहुत यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब का अर्थ, इनका पोजीशन जब चेंज होता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे लड़के बहुत खा रहे हैं, तो बहुत जो है वो किसके पहले प्रयोग हुआ, क्रिया के पहले। किसके प्रयोग हुआ है, क्रिया के पहले। तो क्रिया विशेषण क्या होता है कि क्रिया के पहले जो शब्द हम लोग का विशेषता बतलाए उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बहुत है वो एक खा रहा है, खाना क्रिया का क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर जो बहुत है वो क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए बहुत लड़के खा रहे हैं, यहाँ पर लड़कों के पहले क्या हो रहा है, बहुत का प्रयोग हो रहा है। तो लड़का जो है हम लोग का क्या होता है, संज्ञा होता है। क्या होता है, संज्ञा। और जब संज्ञा का विशेषता बतलाएगा बहुत, तो क्या हो जाएगा, विशेषण कहलाने लगेगा, यानी कि उसको एडजेक्टिव कहेंगे। इंग्लिश में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए बहुत लंबे लड़के खा रहे हैं, यानी कि लंबा, वो लड़का पहले से ही लंबा है, उसकी विशेषता है ये। लेकिन लंबे की विशेषता फिर से बतलाई जा रही है कि बहुत, वो लड़का क्या है, लंबा तो है लेकिन क्या है, बहुत लंबा है, यानी कि विशेषण की विशेषता यहाँ पर बतलाई जा रही है। तो यहाँ पर जो बहुत है वो विशेषण की विशेषता बता रही है, इसे इसको प्रविशेषण कहेंगे। देखिए एक ही वर्ड क्या है, वाक्य प्रयोग द्वारा उसको समझने का प्रयास कीजिए कि जो क्रिया के पहले प्रयोग होता है शब्द उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, जो संज्ञा के पहले प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहा जाता है, और जो विशेषण के पहले प्रयोग होता है विशेषण, उसको प्रविशेषण कहा जाता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं समझाने का आपको प्रयास करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे अवयव के दूसरे भेद, संबंध बोधक, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहा जाता है। आप लोग इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, तो आइए समझते हैं। जो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बतलाए उसे संबंध बोधक कहते हैं। ये क्या करता है कि संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ता है। कौन, प्रीपोजिशन। इंग्लिश में भी सेम है कि संज्ञा सर्वनाम का जो क्या करता है, दूसरे वाक्यों से संबंध जोड़ता है, उसको संबंध यानी कि प्रीपोजिशन कहा जाता है। जैसे में देखिए निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, तरफ, पार, द्वारा, विरोध, ये सब क्या है, ये सब प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन को देखते हैं वाक्य द्वारा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि राम के आगे मैं खड़ा हूँ, क्या हुआ, संज्ञा के बाद। देखिए यहाँ पर संज्ञा, राम क्या है, एक संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा के बाद आगे का प्रयोग हुआ है, आगे शब्द का, और आगे क्या है, एक प्रीपोजिशन है।
तो यहाँ पर संज्ञा के बाद यानी संज्ञा की विशेषता किसे जोड़ रहा है कि मेरे से, जो राम है वो किसके आगे खड़ा है, राम के आगे मैं खड़ा हूँ, यानी कि मेरे से राम का जो संबंध है वो जोड़ रहा है। मेरे आगे राम खड़ा है, क्या खड़ा है, मेरे आगे राम। तो यहाँ पर मेरे जो शब्द है वो एक क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम शब्द के बाद क्या वर्ड दिया है, यहाँ पर आगे एक प्रपोजिशन है, या जो सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर ये वाक्यों को संबंध को जोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आइए एक नोट मैं समझाता हूँ आपको। संबंध बोधक किसी वाक्य में आकर संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्द या पदों के साथ क्या करता है, जोड़ता है। आप यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि जो संज्ञा और सर्वनाम यही दो चीज़ है जिसका संबंध क्या करता है, वाक्य के अन्य शब्दों या पदों से जोड़ता है। तो संबंध बोधक का सिर्फ यही कार्य है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अवयव के तीसरे भेद जिसका नाम है समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में कंजक्शन कहा जाता है। तो समुच्चय बोधक कंजक्शन का जो डिफिनीशन हो इस प्रकार है कि जो अवयव दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। ये भी क्या करता है, संबंध बोधक भी जोड़ता था, लेकिन उसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी वाक्य से जोड़ता था। और यहाँ पर अवयव जो है वो दो शब्दों या दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। तो संबंध बोधक में क्या है, संज्ञा सर्वनाम आता है, और समुच्चय बोधक में संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे और, वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु। कंजक्शन भी इंग्लिश में आप लोग पढ़े होंगे। तो कंजक्शन का मतलब ही होता है क्या करना, दो वाक्यों को जोड़ना। क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ना। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कंजक्शन है, यानी कि समुच्चय बोधक है, जो वाक्य को हमेशा जोड़ने का कार्य करते हैं। तो वाक्य के दौरान हम समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर राम और श्याम दोस्त है। राम और श्याम को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और दो शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। संज्ञा पद को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो जो जोड़ने का कार्य करता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजक्शन, यानी कि समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर राम आया और उसने श्याम को समझाया। यहाँ पर एक वाक्य हो गया, राम आया और उसने श्याम को समझाया, दूसरा वाक्य। तो दो वाक्यों को क्या जोड़ रहा है, और कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए, समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकार समुच्चय बोधक, एक होता है वैधिकरण। ये दोनों जो है संस्कृत ग्रामर में भी और हिंदी ग्रामर में भी है, इसको पढ़ना है। और ये परीक्षा 10 क्लास में, 12 क्लास में हिंदी में पूछता है वैधिकरण। तो यहाँ पर समझते हैं हम समानाधिकार समुच्चय बोधक क्या होते हैं। यह अवैध दो मुख्य वाक्यों या एक ही प्रकार के दो शब्दों को जोड़ता है, जैसे में और, एवं, तथा, भी, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, इसलिए। ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं इसको समानाधिकार समुच्चय बोधक कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि मोहन आएगा और सोहन को पढ़ाएगा। दो मुख्य वाक्य हैं यहाँ पर कि मोहन जब आएगा तो क्या करेगा, सोहन को पढ़ाएगा। यहाँ पर जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और। तो ये अवयव के दो मुख्य वाक्यों को क्या करता है, समानाधिकार समुच्चय बोधक जोड़ता है। जैसे में जॉन और जोसेफ आए, एक ही प्रकार के संज्ञा शब्दों, यानी कि जॉन और जोसेफ क्या है, करे, साथ में आए हैं और उनको जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, और कर रहा है। तो इसीलिए जो और यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समानाधिकार समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रकार के संज्ञा शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। अब देखिए आगे, दूसरा हम लोग का है वैधिकरण समुच्चय बोधक। यह अवयव मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य को जोड़ता है। समानाधिकार में क्या था कि दो मुख्य वाक्य जुड़ता था, लेकिन वैधिकरण में क्या है कि मुख्य वाक्य के साथ आश्रित वाक्य भी साथ में जुड़ेंगे। इसका जैसे में ताकि, चूँकि, क्योंकि, इसलिए, यानी, अगर। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप लोग, ये दो क्या करता है, दो वाक्य, एक मुख्य वाक्य एक आश्रित वाक्य को जोड़ता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वो स्कूल ना जा सका क्योंकि वह बीमार था। यहाँ पर वो स्कूल ना जा सका क्या है, ये मुख्य वाक्य है। ठीक है, क्योंकि स्कूल जाने का वह कार्य करेगा, क्योंकि वह बीमार था, ये हो गया उस पर आश्रित वाक्य। क्योंकि वो आश्रित इसलिए हो गया क्योंकि वो बीमार है। मुख्य वाक्य पे क्या है, कोई बीमार है मतलब कि आश्रित है, तो इसलिए आश्रित वाक्य। तो वह दो वाक्य को क्या किया, क्योंकि जो आप लोग देख रहे हैं वैधिकरण समुच्चय बोधक को जोड़ रहा है। अब देखिए लास्ट और अंतिम एक होता है विस्मयादिबोधक अवयव का भेद। तो जिन अवयव शब्दों से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य, घृणा आदि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं उसे विस्मयादिबोधक अवयव कहते हैं। आ, ओ,
वाह, काश, शाबाश, बाप रे, राम राम, छी, ये सब क्या है? ये सब विस्मयादि बोधक है। मान लीजिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि वाह, वाह कैसा शब्द है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? विस्मयादि बोधक मार्क आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाक्य। विस्मयादि बोधक को पकड़ने का एक और ट्रिक है, इसके बाद ऐसा साइन लगा रहेगा, यानी कि ऐसा प्रतीक लगा रहेगा विस्मयादि बोधक का चिन्ह। वाह वाह, अच्छा किया। हर्ष के यहाँ पर भाव है, वो खुश होकर बोल रहा है कि वाह वाह, अच्छा किया। यहाँ पर दूसरा वाक्य है आह, वह मर गया, यानी कि यहाँ पर शोक के भाव है कि कोई व्यक्ति क्या हो गया? मर गया। तो कोई किसी के मुंह से आह निकल जाता है, कोई मरता है तो। ठीक है, बाप रे, कितना भयानक से, कोई शेर को कोई व्यक्ति देख रहा है तो वहाँ पर बाप रे बोल रहा है, तो यहाँ पर आश्चर्य के क्या हो रहे हैं? भाव व्यक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इन शब्दों से क्या होता है? हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य का बोध होता है, इसलिए इसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अब लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है, 2 लाइन का निपात, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। निपात ऐसे अव्यय है जो वाक्य में नया भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जैसे में ही, भी, तो, तक, मात्रा, मर आदि या इत्यादि से निपात इनको कहा जाता है। निपात से क्या होता है? किसी वाक्य में नया भाव उत्पन्न कर देते हैं वो। जैसे में देखिए, श्याम ने मुझे ही मारा है, श्याम ने मुझे मारा है, मान लीजिए क्या किया है? मुझे मारा है, तो मुझे ही मारा है, किसी और को नहीं। इससे एक भाव प्रकट हो रहा है कि श्याम ने क्या किया है? मुझे ही मारा है, किसी और व्यक्ति को नहीं मारा है। तो निपात छोटा सा टॉपिक है। तो निपात क्या करता है? किसी वाक्य में नया भाव प्रकट करता है, और यहाँ से आपका जो अव्यय है वो समाप्त हुआ। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।